गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, एक कहावत सुनी होगी आपने कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यानी एक ऐसा राज्य जहाँ का राजा बेवकूफ़ है और वहाँ सारी चीज़ें जैसे टका शेर भाजी और टका शेरी खाजा भी आपको मिलते हैं। तो ऐसा ही एक राज्य है। और ये जो चैप्टर है वो है क्लास 9th एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक, और उसका ये मोमेंटस नाम की जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका ये 4th चैप्टर है। और ठीक ये एक ऐसा ही साम्राज्य है जो बेवकूफ़ों का है, वहाँ का राजा भी एक इडियट है और सारी प्रजा भी ऐसी है। यानी बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है और मैं समझता हूँ कि इसको मैं आप पूरा मज़ा लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। बोथ बोथ मतलब दोनों ही, यानी राजा और उसका मंत्री दोनों ही इडियट्स थे, मतलब दोनों ही बेवकूफ़ थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे दूसरे राज्यों के जो राजा थे, जैसा वो अपने राज्य को चलाते थे वैसा वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो यानी वो कुछ अलग डिफरेंट करना चाहते थे। तो उन्होंने एक निश्चय किया कि भाई ऐसा है, यानी किस चीज़ को बदलने का निश्चय किया? उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का निश्चय किया। दे ऑर्डर्ड द एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। और राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को एक ऑर्डर पास कर दिया गया, एक आदेश दे दिया गया कि हर व्यक्ति जो है रात के समय जगेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। आदेश में कहा गया कि रात में ही वे लोग अपने खेतों की टिल करेंगे। टिल का मतलब होता है प्लो, मतलब जुताई करना, यानी अपने खेत जोतने हैं तो रात में जोतेंगे। यदि कोई व्यापारी है तो वो अपना बिजनेस जो है, अपना व्यापार भी रात में ही चलाएगा। और ये कब होगा? ओनली आफ्टर डार्क, यानी अंधेरा होने के बाद में। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और जैसे ही सूर्य उदय होगा तो हर व्यक्ति को सो जाना पड़ेगा, यानी उसको निश्चित रूप से सोना पड़ेगा दिन होते ही। इस तरह का एक आदेश उन्होंने पारित कर दिया। एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। आदेश में ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश को डिसओबे करेगा, यानी जो इसकी अवज्ञा करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, पनिश विद डेथ। द पीपुल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने भी जैसा कहा गया वैसा ही किया। क्यों किया ऐसा? फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय के कारण। यानी लोग डर गए कि ऐसा नहीं करेंगे तो हमको मौत की सज़ा मिलेगी, इसलिए लोगों ने भी जो है राजा की जो आदेश थे उन्हीं का अनुसरण किया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना। तो राजा और मिनिस्टर दोनों ही डिलाइटेड थे, बहुत प्रसन्न थे इस बात पर, अपनी सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट पर, यानी अपनी परियोजना की सफलता के ऊपर दोनों ही बहुत जो है डिलाइटेड थे, यानी बहुत प्रसन्न थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वन डे, एक दिन, ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। यानी कहीं से घूमते घूमते उस सिटी में, उस राज्य में, उस शहर में एक गुरु और उसका चेला वहाँ पर आ गए। इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी। ये एक बहुत ही सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डे लाइट। अब बिल्कुल जब वो आए तो उस समय ब्रॉड डे लाइट थी, यानी बिल्कुल जो है दोपहर का समय था, पूरा उजाला फैल रहा था। तब क्या हो रहा था? बट देयर वाज नो वन अबाउट। लेकिन उन्होंने उस पूरे शहर में किसी को भी इधर उधर घूमते हुए नहीं देखा, यानी एक भी व्यक्ति उनको नज़र नहीं आया। एवरी वन वाज एस्लीप। हर कोई सोया हुआ था, एस्लीप सोया हुआ। नॉट ए माउस स्टीरिंग। यहाँ तक कि चूहा भी घूमता हुआ नहीं देखा। स्टीर का मतलब होता है घूमना। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे। यहाँ तक कि जो मवेशी थे, यानी जो जानवर थे, बैल भैंस वगैरह, उनको भी दिन के समय सोने की ट्रेनिंग दे दी गई थी, यानी उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वाट दे सा अराउंड दैम एंड wandered अराउंड टाउन टिल इवनिंग।
अब ये दोनों ही जो गुरु चेला थे, दोनों जो स्ट्रेंजर्स थे, दो अजनबी, यहाँ पर जो स्ट्रेंजर्स वर्ड आया है वो रेफ़र टू द गुरु एंड हिज डिसिपल, यानी गुरु और चेले के लिए आया है। तो ये दोनों ही जो गुरु और चेले थे, जो अजनबी थे वहाँ पर, वो अमेज्ड हो गए, यानी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। किससे? बाई व्हाट दे सा अराउंड देम, जो कुछ भी उन्होंने अपने आसपास देखा। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन, और उस शहर में दिन भर टिल इवनिंग, यानी शाम होने तक वो वॉन्डर्ड अराउंड होते रहे। कहने का मतलब दिन भर भटकते रहे, इधर उधर, निरुद्देश भटकना, यानी बिना काम के घूमने को कहते हैं वांडर। वांडर का मतलब हुआ यानी बिना काम के, विदाउट एनी टारगेट। व्हेन सडनली द होल टाउन वेक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और जब अचानक से, व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, यानी अचानक ही क्या हुआ कि पूरा का पूरा शहर जग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने शाम के यानी रात का जो काम धंधा था उसमें लग गए सारे लोग। द टू मैन वर हंग्री, दोनों ही आदमी यानी गुरु और चेला बहुत हंग्री थे, बहुत भूखे थे। तो नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब चूँकि दुकानें खुल गई थी तो दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज, तो उन्होंने कुछ ग्रॉसरीज जो है ख़रीदी, यानी वो कुछ ख़रीद लाए। ग्रॉसरीज का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें, यानी खाने पीने की चीज़ों को ग्रॉसरीज कहते हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरी थिंग कॉस्ट द सेम, ए सिंगल डूडू, वेदर दे बॉट ए मीजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानाज। उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। टू देयर एस्टोनिशमेंट, यानी उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनको ये पता चला कि हर वस्तु की कीमत समान थी। चाहे तो वो कोई एक मीजर ऑफ राइस ख़रीद लें या फिर बंच ऑफ बनाना ले लें, चाहे तो एक केलों का गुच्छा ख़रीद लो, चाहे 1 किलो आप चावल ले लो, सबकी कीमत एक, जो वहाँ की मुद्रा थी, ए सिंगल डूडू, यानी एक डुड्डू जो था वहाँ की मुद्रा, करेंसी, उसका नाम था डुड्डू। यानी एक ही डुड्डू में आप चाहो तो चावल खरीद लो 1 किलो, चाहो तो आप उसमें एक ही डुड्डू में केलों का एक पूरा गुच्छा भी खरीद सकते हो। इट कॉस्ट ए डुड्डू, सबकी कीमत एक ही डुड्डू थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, इस बात को देख करके गुरु और चेला दोनों ही बहुत डिलाइटेड हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा था जहाँ टका सेर भाजी और टका सेर ही खाजा, यानी सब चीज़ें एक ही भाव में मिल रही थी। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी, यानी वो 1 रुपये में जो भी भोजन खरीदना चाहते थे वो खरीद सकते थे। वैन दे हैड कुकड एंड ईटन, और जब उन्होंने अपने भोजन को पकाया और उसे खा लिया, तब द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, तो जो गुरु था वो पहचान गया कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ों का यानी मूर्खों का राज्य था। एंड इट वुडंट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उसने ये भी विचार किया कि यहाँ रुकना उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, तो गुरु ने अपने डिसिपल से यानी अपने चेले से कहा कि ये जो जगह है, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ये जगह हमारे लिए नहीं है, यानी ये जगह हमारे लिए रुकने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए लेट्स गो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन चेला उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग वाज चीप हियर, क्योंकि हर वस्तु यहाँ पर बहुत ही सस्ती थी, चीप थी, चीप का मतलब सस्ती। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, यानी जो कुछ भी वो चाहता था चेला, वो था कि उसे भोजन चाहिए था और वो भी सस्ता भोजन, तो वो वहाँ मिलता था। द गुरु सेड, तो गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सब लोग बेवकूफ़ हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये जो हालात है वो आगे लंबे समय तक कायम नहीं रहेंगे। एंड यू कांट टेल वाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट,
और तुम ये बता नहीं सकते कि अगले ही पल वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हो सकता है कि तुमको फांसी चढ़ा दे या कुछ और तुम्हारे साथ दुर्घटना हो जाए। यानी इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इस तरह गुरु ने अपने चेले को समझाया। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को सुनने का डिसिपल के पास, यानी डिसिपल ने यानी चेले ने गुरु की ज्ञान भरी हुई बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, उसने वहीं रुकना चाहा। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेट, आखिरकार गुरु ने हथियार डाल दिए। गेव अप, गिव अप का मतलब होता है समर्पण कर देना, हथियार डाल देना। तो द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अंत में गुरु ने हथियार डाल दिए। यानी वो जो है जो समझा रहा था अपने चेले को समझाना छोड़ दिया। उसने कहा डू व्हाट यू वांट, ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वो चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, चेला वहीं पर रुक गया और एट हिज फिल एवरी डे, और रोज़ वो पेट भर करके खाने लगा। एट हिज फिल का मतलब होता है पेट भर करके खाना। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने लगा वो, जैसे कि केले, घी, चावल और गेहूँ। और चूँकि ये सारी चीज़ें जो खाने लगा उससे क्या हुआ, एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और इनको खा खा करके वो एक गलियों में घूमने वाला पवित्र सांड बन गया। स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल यानी गलियों में छोड़ा हुआ पवित्र सांड। वन ब्राइट डे, एक दोपहर को, यानी एक खूबसूरत सुहावनी दोपहर के दिन, ए थीप ब्रॉक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने एक व्यापारी के घर की दीवार को तोड़ करके अंदर चला गया। यानी एक चोर जो है सेंध लगा करके एक व्यापारी के घर में दीवार में सेंध लगा करके अंदर चला गया। ही हैड मेड ए हॉल इन द वॉल, उसने दीवार में एक छेद कर लिया। एंड स्नीक्ड इन, और चुपचाप अंदर चला गया। स्नीक इन का मतलब चुपचाप अंदर चला जाना। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो अंदर से लूट का माल लेकर के बाहर निकल रहा था, यानी जो चोरी का माल जो उसने चोरी की उस मकान में, उस माल को लेकर के जब वो बाहर आ रहा था, तो द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो उस घर की वो दीवार कोलैप्स्ड हो गई, यानी ढेर हो गई उसके सिर के ऊपर, यानी सिर के ऊपर टूट करके गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उस दीवार ने उस चोर को उसी जगह पर मार डाला। कहने का मतलब दीवार के नीचे दब गया वो चोर और मर गया। तब हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, तब उस चोर का भाई दौड़ता हुआ राजा के पास गया और राजा से जा करके उसने शिकायत की। योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, उसने राजा से कहा कि महामहिम, जब मेरा भाई अपने प्राचीन ट्रेड को, यानी कहने का मतलब हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे काम को, व्यापार को, यानी चोरी करने के काम को अंजाम दे रहा था, परस्यू कर रहा था, तो क्या हुआ कि ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तो एक दीवार टूट करके उसके ऊपर गिर गई और उस दीवार ने मेरे भाई को मार डाला। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और इसका सारा का सारा दोष इस व्यापारी को जाता है, यानी इसी व्यापारी के घर वो गया था, इसी की दीवार के नीचे दब कर के मर गया, तो सारा दोष इस व्यापारी का है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसको अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी जो इसने नहीं बनाई। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और उसने राजा से आगे कहा कि महाराज आपको इस रॉन्ग डूअर को पनिश करना चाहिए, यानी ये जो अपराधी है, ये रॉन्ग डूअर जो है, ये जो व्यापारी है, इसको आपको दंड देना चाहिए। और मेरी भाई की जो फैमिली है, इसके लिए, इस अन्याय के कारण, ये जो अन्याय हुआ मेरे भाई की परिवार के ऊपर, उस अन्याय के लिए मेरे भाई के परिवार को कंपनसेट करना चाहिए, यानी उसे मुआवजा दिलवाया जाना चाहिए। कंपनसेट का मतलब मुआवजा दिलवाना।
द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और उसने तुरंत ही उस मकान के मालिक को बुलवा भेजा। समन, समन का मतलब होता है बुला भेजना या बुला करके बुलाना किसी को। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, और जब मर्चेंट वहाँ पर आया, यानी जब वो व्यापारी आया जिसका वो घर था, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न पूछा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस, उसने कहा कि महामहिम मेरा नाम फला फला है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, फिर राजा ने उससे पूछा कि जिस वक्त चोर ने, यानी जो ये मरा हुआ आदमी है, जब वो सेंध लगा करके तुम्हारे घर के अंदर गया तो क्या तुम उस वक्त घर पर थे? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, इट फेल ऑन हिम, तो उस व्यापारी ने कहा कि हाँ महाराज, ये दीवार तोड़ करके अंदर गया और दीवार कमज़ोर थी और वो इसके ऊपर गिर पड़ी। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, वी हैव टू पनिश यू, तो राजा ने कहा कि अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, यानी अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता है। तुम्हारी वाल, यानी तुम्हारी दीवार ने दिस मैन्स ब्रदर, इस आदमी के भाई को मार डाला। यानी यू हैव मर्डर्ड ए मैन, यानी तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमको तुम्हें दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, ए सहाय व्यापारी ने कहा कि महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, महाराज मैंने वो दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, और उसने राजा को आगे बताया कि महाराज वास्तव में दोष उस व्यक्ति का है जिसने इस दीवार को बनाया था, क्योंकि दीवार मैंने बनाई नहीं। अब वो कमज़ोर थी तो वो मिस्त्री ने जो दीवार बनाई थी उसका दोष है। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, क्योंकि उसने दीवार को सही तरीके से नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, इसलिए आपको उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए। राजा के भी बात समझ में आ गई, तो राजा ने व्यापारी से पूछा, हु इज़ दैट, वे कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, व्यापारी ने उत्तर दिया कि महाराज ये दीवार मेरे पिताजी के समय में बनवाई गई थी। आई नो द मैन, और मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा आदमी हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, तब राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा उस ब्रिक लेयर को लाने के लिए, यानी उस मिस्त्री को, उस राज मिस्त्री को लाने के लिए जिसने इस दीवार को बनाया था। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, राजा के मैसेंजर गए और उस मिस्त्री को, यानी उस आदमी को हाथ पैर बांध करके ले आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तब राजा ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुमने इस आदमी के पिताजी के समय पर इस दीवार को बनाया था? यस माय लॉर्ड, आई डिड, मिस्त्री ने कहा, हाँ महाराज मैंने ही बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, ये दीवार जो तुमने बनाई है वो किस तरह की दीवार है? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये तुम्हारी बनाई हुई दीवार ने एक आदमी को मार दिया, उसके ऊपर गिर गई ये दीवार तुम्हारी। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उस आदमी का खून किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे, यानी हम तुमको मृत्युदंड, हमें तुमको मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन, एक्सिक्यूशन का मतलब होता है मृत्युदंड, तो बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन, यानी एक्सिक्यूशन यानी मृत्यु दंड का आदेश देने से पहले ही
यानी इससे पहले कि राजा मृत्युदंड का आदेश दे सकता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उस बेचारे गरीब मिस्त्री ने राजा से याचना की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि महाराज अपने आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात सुन लीजिए। इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आई बिल्ड दिस वॉल, कि मैंने इस दीवार को बनाया था, एंड इट वाज नो गुड, और ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ महाराज कि जिस वक्त ये दीवार बनाई गई थी मेरा दिमाग कहीं और था, दीवार बनाने में काम नहीं कर रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, मुझे बिल्कुल याद है एक नर्तकी, एक डांसिंग गर्ल, यानी एक डांसिंग गर्ल थी, उसके बारे में मुझको बिल्कुल याद है, हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, यानी मुझको बिल्कुल याद है कि एक डांसिंग गर्ल यानी एक नर्तकी जो कि इसी गली में होकर के लगातार दिन भर इधर से उधर घूम रही थी, और उसने अपने पैरों में घुंघरू पहन रखे थे और वो बज रहे थे। एंकलेट्स, जिंगलिंग का मतलब होता है बजना, छम छम की आवाज़ के साथ। एंकलेट्स का मतलब जो हम पहनते हैं, यानी जो नर्तकियां पहनती हैं घुंघरू। तो चूंकि वो स्ट्रीट में आगे पीछे यानी कभी जाती और कभी वापस आती, इस तरह वो दिन भर घूम रही थी, और उसके पैरों में बंधे हुए जो घुंघरू थे वो बज रहे थे। एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं चूँकि काम कर रहा था और मुझे उन घुंघरुओं की आवाज़ के कारण मैं मेरे दिमाग को और मेरी आँखों को कुडंट कीप, यानी मैं मेरे दिमाग और मेरी आँखों को सही तरीके से जो है दीवार बनाने में एक तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाया था। आई वॉज बिल्डिंग, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुमको, उसने राजा से कहा कि साहब आपको उस नर्तकी को दंड देना चाहिए, यानी उसको आपको बुलाना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस डीपन्स, तब राजा ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कहते हो। द केस डीपन्स, यानी केस अब बहुत गहरा हो गया है, यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमको इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। लुक इनटू का मतलब पूरी तरह से जांच पड़ताल करना। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज, यानी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड जो केसेज होते हैं, जो जटिल मामले होते हैं, उनमें न्याय करना आसान नहीं होता। लेट अस गेट दैट डांसर, हमको उस डांसर को बुलवाना चाहिए। वेर एवर सीज, वो कहाँ है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रेमलिंग टू द कोर्ट, और उसको भी बुलवा लिया गया। और वो जो डांसिंग गर्ल थी, अब वो एक वृद्ध महिला हो गई थी, वो कांपती हुई कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल द पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम, तो राजा ने उससे पूछा कि जिस वक्त ये गरीब आदमी एक दीवार बना रहा था, तो क्या तुम इस गली में बहुत साल पहले इधर उधर घूम रही थी। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, उस डांसिंग गर्ल ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, मुझे याद है, यानी ये बिल्कुल मुझे पूरी अच्छी तरीके से याद है कि उस दिन मैं घूम रही थी, इधर उधर उस गली में चकरा रही थी। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो इसका मतलब तुम उस गली में, उस रास्ते में आगे पीछे आ जा रही थी और अपने घुंघरुओं को बजा रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, अब चूंकि तुम जवान थी और तुमने इस आदमी का ध्यान भंग किया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए इसने बुरी दीवार बनाई, यानी अच्छी दीवार नहीं बना पाया ये, इसका ध्यान भंग हो गया, ये तुम्हारी तरफ देखता रहा। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और इससे ये हुआ कि वो दीवार जो है बेचारे गरीब चोर के ऊपर गिर गई और उसे मार डाला। बर्गलर का मतलब चोर, यानी सेंध मार, यानी जो दीवार तोड़ के अंदर जाता है,
चोरी करने के लिए, उसको बर्गलर कहते हैं। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मार दिया है। देखिए कितना इडियट किंग है, क्या कह रहा है कि यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें दंड दिया जाएगा। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, तब उस नर्तकी ने भी एक क्षण के लिए सोचा और राजा से कहा, माय लॉर्ड वेट, महामहिम थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे बिल्कुल याद है कि मैं क्यों उस दिन उस स्ट्रीट में अप एंड डाउन वॉक कर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वो दुष्ट, यानी उस सुनार के बारे में कहा उसने कि वो एक बहुत ही जो है लेजी स्काउंड्रल था, यानी बहुत ही सुस्त दुष्ट था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत बहाने बनाए मुझसे। उसने कहा सेड ही वुड गिव इट नाउ, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे गहने अब दे दूंगा। एंड ही वुड गिव इट देन, और मैं तुम्हारे गहने तुमको तब दे दूंगा बना करके। एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी तरह वो दिन भर मुझसे कहता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, और इस तरह उसने बहाने बना बना करके मुझे अपने घर तक दर्जनों बार घुमाया। दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सामी, ये उसी वक्त की बात है जब इस ब्रिक लेयर ने मुझे देखा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, तो महाराज ये मेरा दोष नहीं है। माई लॉर्ड इट इज़ द टेम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, महाराज ये उस दुष्ट सुनार का दोष है। पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, तब राजा ने कहा कि बेचारी लड़की, ये बिल्कुल सही है। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही ठीक बात कहती है, ये इसका दोष नहीं है, उस सुनार का दोष है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, और इस तरह अपने जो है एविडेंस को वेइंग करते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, राजा ने कहा कि आखिरकार हम वास्तविक अपराधी तक पहुंच ही गए। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को पकड़ के लाओ। वेर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, तुरंत वो कहाँ छिपा हुआ है वहाँ से उसे तुरंत पकड़ के लाओ। द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के जो कारिंदे थे, जो बेलिफ्स थे, उन्होंने उस सुनार की खोज की। और क्या हुआ खोज करने पर? हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, और आखिरकार वो मिल गया क्योंकि वो अपनी दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, और जब उसने अपने विरुद्ध जो एक्यूजेशन लगाया गया था, जो दोष लगाया गया था, जब उसके बारे में सुना, तो ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास भी अपनी कहानी थी राजा को सुनाने के लिए, तो राजा को उसने अपनी कहानी भी सुनाई। माय लॉर्ड, मेरे मालिक, ही सेड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बेचारा गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है कि आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स, यानी सुनार ने कहा कि आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मैंने इस डांसर को मेरे घर तक कई बार जो है आने के लिए मजबूर किया। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैंने उसे बहुत बहाने बनाए क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी को तैयार नहीं कर सकता था। बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, यानी धनी व्यापारी के जो ऑर्डर थे, यानी धनी व्यापारी के जो ऑर्डर्स थे उनको पूरा करने से पहले। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके जल्दी ही शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो
हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आप जानते हैं कि धनवान लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं, यानी कितने अधीर होते हैं। तब राजा ने पूछा, हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी। यानी वो रिच मर्चेंट कौन है जिसने तुमको इस गरीब औरत के ज्वेलरी बनाने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इसको बार बार घुमाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसके कारण इस मिस्त्री का ध्यान भंग हुआ। विच मेड ए मैस ऑफ हिज बाल, जिसने इस दीवार को बनाने में गलती की, यानी उसने सही दीवार नहीं बनाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अब एक गरीब आदमी के ऊपर, एक निर्दोष आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वो व्यक्ति उस मकान के असली मालिक के अलावा और कोई नहीं था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब न्याय का चक्र पूरा हो गया है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, यानी दोबारा वो घूम करके उसी व्यापारी के ऊपर आ गया है। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड, तब उसको बहुत बुरी तरीके से जो है समन्ड किया गया, बुलाया गया। बैक टू द कोर्ट, दरबार में। ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाता हुआ आया। वो चिल्ला ही अराइव्ड क्राइंग, यानी वो चिल्लाता हुआ आया। आई इट वाजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, यानी उस व्यापारी ने कहा कि महाराज, ये मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने आभूषण बनाने का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, और वो मर गया है। आई एम इनोसेंट, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। इट्स ट्रू, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। तो राजा ने अपने मंत्री से सलाह मशवरा किया, कंसल्ट किया, और अपना जो आदेश था वो कह कर के सुनाया कि ये बिल्कुल सही है कि तुम्हारे पिताजी, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, कि तुम्हारे पिताजी ही वास्तविक हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, और वो मर गए हैं। बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह पर किसी न किसी व्यक्ति को दंड तो दिया जाएगा। You have inherited everything from that criminal father of yours। अब चूंकि तुम्हारे उस अपराधी पिता के तुम वारिस हो, और हर चीज़ सारी की सारी जो तुम्हारे पिताजी की थी वो तुम्हारी इनहेरिटेड हुई है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, यानी उसकी संपत्ति भी तुमको मिली है, तो उसके पापों का दंड भी तुमको भुगतना पड़ेगा। आई न्यू एट वंस, मैं बिल्कुल तुरंत समझ गया हूँ। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यानी मैंने जैसे ही पहली बार तुमको देखा, मैं उसी वक्त समझ गया था कि इस हॉरिबल क्राइम की जड़ में तुम ही हो, यानी इस भयानक अपराध की जड़ में तुम हो। यू मस्ट डाई, तुमको मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सिक्यूशन, और फांसी देने के लिए, यानी मृत्युदंड देने के लिए, एक्सिक्यूशन के लिए एक नया स्टैक बनाने के लिए राजा ने ऑर्डर दे दिया, यानी एक नई सूली तैयार करने का राजा ने आदेश दे दिया। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जब सर्वेंट्स ने, यानी जो नौकर थे स्टेक को बनाने वाले, उन्होंने उसमें धार लगाई स्टेक में, और उसको क्रिमिनल यानी अपराधी को उसमें दंड देने के लिए तैयार किया। तो इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक।
उसी वक्त क्या हुआ, उनको पता चला कि वो जो सूली उन्होंने तैयार की थी वो इस पतले और जो है थिन, यानी कहने का मतलब वो जो व्यापारी था वो बहुत दुबला पतला था। तो दुबला पतला होने के कारण वो सूली पर फिट नहीं बैठ रहा था, यानी पूरी तरह उसमें फिट नहीं आया वो। इस बात का किसी तरह उनको पता चल गया। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। इससे राजा की जो सामान्य बुद्धि थी उसमें, यानी राजा ने अपने सामान्य बुद्धि से सोचा। यानी उन सेवकों ने राजा से इस बात को बताई तो राजा ने अपने मन में अपनी सहज बुद्धि से सोचा कि द किंग टू वरीड अबाउट इट। और ऐसा सोच करके राजा भी चिंतित हो गया कि भाई ये व्यापारी इसमें फिट नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे, किसको फांसी देंगे। वाट शैल वी डू, ही सेड, व्हेन सडनली इट स्ट्रक him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तब राजा ने कहा कि व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। तभी अचानक से राजा के दिमाग में एक बात आई, एक विचार आया कि उन्हें सिर्फ एक ऐसे आदमी की तलाश है, एक ऐसे मोटे आदमी की जो उस नए स्टेक में फिट आ जाए, क्योंकि आखिरकार सूली तो चढ़ानी है किसी न किसी की, लेकिन फिट जो भी आ जाए उसी को चढ़ा दो। तो ऐसा फिट आदमी जो है ढूंढो, इस तरह राजा ने मन में सोचा। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन। सारे सर्वेंट्स को, नौकरों को तुरंत भेज दिया गया पूरे शहर में तलाश करने के लिए, लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक, ऐसे आदमी की तलाश में जो उस सूली में फिट आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अचानक से उन दूतों की नज़र उस चेले के ऊपर पड़ी जिसने बनाना, राइस, व्हीट और घी खा खा करके अपने आप को मोटा कर लिया था। What have I done wrong? I am innocent. आई एम ए सन्यासी, ही क्राइड। और जब उन्होंने उसको पकड़ा तो वो जो चेला था वो चिल्लाया कि मैं तो भैया एक सन्यासी हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने क्या काम किया है, मैंने क्या गलत काम किया है। दैट मे बी ट्रू, दैट मे बी ट्रू, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, दे सेड, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन। उन लोगों ने उससे कहा, उस चेले से, कि दैट मे बी ट्रू, यानी तुम्हारी बात सत्य हो सकती है, लेकिन यह एक शाही आदेश है, रॉयल डिक्री है कि वी शुड फाइंड ए मैन, हमको एक ऐसा आदमी तलाश करना है। कैसा आदमी? जो फैट इनफ टू फिट द स्टेक, जो सूली में फिट आ जाए, यानी एक ऐसे आदमी को हमको तलाश करने के लिए बोला गया है जो सूली में फिट आ जाए, और तुम वैसे के वैसे ही हो। और इस तरह उन्होंने कहा और उसे खींच करके ले गए वो लोग उस स्थान पर जहाँ सूली यानी मृत्युदंड दिया जाने वाला था, जहाँ एक्सिक्यूशन होना था, द प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। तभी चेले को अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज़ ए सिटी ऑफ फूल्स, ये बेवकूफ़ों का, मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुमको नहीं पता कि वे अगले ही क्षण क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और जब चेला अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था, तो ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने मनी मन में अपने गुरु की प्रार्थना की, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वाज, और उसने मनी मन में दिली दिल से ये आवाज़ लगाई कि गुरु जी जहाँ कहीं भी हों आप मेरी आवाज़ को सुन लीजिए। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु अपनी दृष्टि से हर चीज़ को सुन सकते थे, देख सकते थे। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, यानी उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो वर्तमान में देख सकते थे, भूतकाल की बातों को देख सकते थे और भविष्यकाल की बातों को भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल,
तुरंत गुरुजी अपने चेले को बचाने के लिए वहाँ पर आ गए। Who had got himself into such a scrape through love of food। उस स्थान पर जहाँ उनका चेला अपने भोजन के प्रेम के कारण ऐसी विपदा में फंस गया था। As soon as he arrived, और जैसे ही गुरुजी वहाँ पर आए, he scolded the disciple। उन्होंने अपने चेले को फटकारा, स्कॉल्ड किया मतलब फटकारा, एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर। और फुसफुसा करके उसके कान में, यानी चेले के कान में फुसफुसा करके कुछ धीमे शब्दों में गुरु ने कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम। तब गुरुजी राजा के पास गए और राजा को जाकर के उन्होंने एड्रेस किया, मतलब संबोधित किया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। यानी राजा से जाकर के कहा कि अरे सबसे बुद्धिमान राजाओं में, इन कहने का मतलब सबसे बुद्धिमान राजा, मुझे ये बताओ कि कौन महान है, गुरु या चेला। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। तो राजा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरु ज़्यादा जो है ग्रेटर है, यानी गुरु चेले से ज़्यादा बड़ा होता है। वाई डू यू आस्क, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछते हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। तब उस गुरु ने राजा से कहा कि ऐसी बात है महाराज, तो सबसे पहले सूली पर आप मुझको चढ़ाओ और मेरे चेले को मेरी मृत्यु के बाद सूली पर चढ़ाना। When the disciple heard this, जब गुरु की बात को सुना चेले ने, तो he understood and began to clamor। यानी वो छुपा हुआ जो अर्थ था गुरु की बात का, उसको वो चेला समझ गया और उसने चिल्लाना, क्लेमर करना, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। यानी ज़ोर ज़ोर से शोर मचा करके उसने कहा कि पहले मुझको सूली चढ़ाना, क्योंकि तुम पहले मुझको यहाँ लेकर के आए हो, मुझको पहले मृत्यु देना और मेरे गुरु को बाद में, यानी उसको पहले मत देना। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और चेला आपस में इस बात के लिए झगड़ना शुरू उन्होंने कर दिया कि किसको पहले सूली चढ़ना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर। उन दोनों के इस व्यवहार को देख करके राजा अचंभित रह गया, यानी वो एक तरह से पजल्ड हो गया। ही आस्केड द गुरु। तब उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक। हमने उसको इसलिए चुना क्योंकि हमको फांसी देने के लिए या सूली चढ़ाने के लिए एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस। तुमको मुझसे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, गुरु ने उस राजा से कहा। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, कृपा करके मुझको पहले सूली चढ़ाओ, यानी मुझको पहले मृत्यु दंड दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया, भाई देयर इज़ सम मिस्ट्री हियर। अरे इसमें कोई न कोई बात है, कोई छुपा रहस्य है। ऐसा क्यों। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टूड। अब चूँकि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, इसलिए तुमको मुझे ये बात समझानी पड़ेगी पहले कि ऐसा क्यों कर रहे हो। विल यू प्रोमाइज टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्केड द गुरु। तब राजा ने, यानी तब गुरु ने राजा से कहा कि यदि विल यू प्रोमाइज टू पुट मी टू डेथ, क्या तुम मुझे पहले मृत्यु देने का वादा करो। इफ़ आई टेल यू, यदि मैं तुमको बात बता दूँ तो क्या तुम ये वादा करते हो कि मुझको पहले मृत्यु दे दोगे। द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड्स। तब राजा ने उसको वचन दिया, वचन दे दिया राजा ने गुरु को कि हाँ भाई तुम हमको बात बताओ और हम तुमको पहले सूली चढ़ा देंगे। इस तरह राजा ने उस गुरु को अपने वर्ड्स दे दिए। द गुरु टुक हिम असाइड। तब गुरु राजा को थोड़ा दूर ले गया, अलग अलग ले गया, असाइड, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट। उसके नौकरों के ईयर शॉट्स से दूर, कहने का मतलब
छुप करके सुनने से दूर ले गया, इतनी दूर ले गया कि उनकी बातों को नौकर सुन नहीं पाए। एंड विस्पर टू हिम, और राजा ने उसके कान में कुछ कहा, यानी गुरु ने राजा के कान में कुछ कहा। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, द टू ऑफ अस, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। तब राजा से कहा गुरु ने कि डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, अब तुम जानते हो कि हम मरना क्यों चाहते हैं, हम दोनों गुरु और चेले। क्योंकि वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हमने पूरी दुनिया घूमी है। बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, लेकिन ऐसा शहर और ऐसा राजा, ए किंग लाइक यू, यानी ऐसा राजा, यानी तुम्हारे जैसा राजा और तुम्हारे जैसा शहर हमने पहले कभी नहीं देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो सूली आपने बनवाई है ये गॉड ऑफ जस्टिस की सूली है, न्याय के देवता की सूली है। इट इज़ न्यू, क्योंकि ये बिल्कुल नई है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, अभी तक इसके ऊपर किसी अपराधी को चढ़ाया नहीं गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, जिस व्यक्ति को भी इस सूली के ऊपर सबसे पहले जो है चढ़ाया जाएगा, और तो वो व्यक्ति जब जन्म लेगा दोबारा, रिबॉर्न होगा उसका, तो वो इस देश का राजा बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और इस सूली के ऊपर जो दूसरा व्यक्ति चढ़ाया जाएगा वो आगे भविष्य में इस राज्य का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम हमारे इस एसेटिक लाइफ से पूरी तरह जो है हमारा मन भर गया है, हम बहुत परेशान हो गए हैं। एसेटिक लाइफ का मतलब सन्यासियों का जीवन, यानी हम हमारे इस सन्यासियों के जीवन से परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, और अब हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि हम जो है राजा और मंत्री के रूप में थोड़ा जीवन गुजार लें दूसरे जन्म में, क्योंकि हम सूली पर चढ़ेंगे तो जो पहले चढ़ेगा वो राजा बनेगा, जो बाद में चढ़ेगा वो मंत्री बनेगा। तो हमने ये निश्चय किया है कि हम को इस पे सूली पे हम दोनों गुरु चेलों को चढ़ा दिया जाए तो हम राजा और मंत्री बन जाएंगे और कुछ दिनों के लिए राज का आनंद लेना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने वचनों को पूरा करो माय लॉर्ड, मेरे राजा। एंड पुट अस टू डेथ, और हम दोनों को मृत्युदंड दे दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन याद रखना पहले मुझको। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, उस सन्यासी की बात सुन करके, यानी उस गुरु की बात सुन करके राजा गहरे सोच में पड़ गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, यानी वो अगले जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को इस राज्य का राजा नहीं बनने देना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे सोचने के लिए कुछ समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सिक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने आदेश दिया कि मृत्युदंड की कार्यवाही को अगले दिन के लिए जो है पोस्टपोन किया जाता है, इस तरह उसने आदेश दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और गुप्त रूप से उसने अपने मंत्री से बातचीत की, उससे सलाह की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है टू गिव ओवर द किंगडम, इस साम्राज्य को गिव ओवर कर देना यानी दे देना टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में दूसरे लोगों को। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। और राजा ने मंत्री से कहा कि हमको सूली पर अपने आप को चढ़ा देना चाहिए और अगले जन्म में हम फिर दोबारा से राजा और मंत्री बन जाएंगे। हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, एंड द मिनिस्टर एग्रीड। और राजा ने मंत्री से कहा कि इस तरह के जो सन्यासी लोग होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इस तरह राजा की बात सुन करके मिनिस्टर भी राजा की बात से सहमत हो गया, एग्री हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर्स, इसलिए राजा ने अपने एक्सक्यूशनर्स को यानी सूली पर चढ़ाने वाले लोगों से, यानी दंड देने वाले जो जल्लाद थे, उनसे कहा
वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। क्या कहा उनसे कि हम आज की रात अपराधियों को भेजेंगे। वैन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा तो पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको पहले मृत्युदंड दे देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और जब दूसरा आदमी आएगा तो उसको भी आपको ऐसा ही करना है, यानी उसको भी सूली पर चढ़ा देना है। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, किसी तरह की गलती मत करना। इस तरह राजा ने उन जल्लादों को समझाया। दैट नाइट, उस रात को, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, यानी उस रात को राजा और मंत्री चुपचाप सीक्रेटली जेल के अंदर गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और चेले को जेल से बाहर निकाल दिया, आज़ाद कर दिया। डिसगेस्ड देम सेल्व्स एज द टू, और अपने आप को गुरु और चेले का भेष बना लिया, यानी राजा तो गुरु के भेष में आ गया और जो मिनिस्टर था उसने चेले का भेष धर लिया। एंड एज अरेंज्ड फॉर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और जिस तरह स्वामी भक्त सेवकों के पास साथ जो पूर्व व्यवस्था की गई थी, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, तो इसी तरह वो अपने सेवकों के पास गए और सूली पर चढ़ा दिए गए। यानी पहले राजा को और फिर मंत्री को उन जल्लादों ने सूली पर चढ़ा दिया, ये सोच करके कि ये गुरु और चेले हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु और चेले का वेश धर रखा था। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, और जब डेड बॉडीज़ को, मृत शरीरों को कौवों और गिद्धों के लिए डाला जाने वाला था, फेंका जाने वाला था, तब द पीपुल पैनिक्ड, तब लोग जो है पैनिक हो गए, यानी बहुत बुरी तरह से डर गए। ये देख करके क्या देखा उन्होंने, दे सा बिफोर देम, उन्होंने अपने सामने देखा द डेड बॉडीज़ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, क्योंकि जो सब थे, यानी जिन लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था, वो नन अदर देन बट देयर किंग एंड द मिनिस्टर, यानी वो कोई और नहीं थे बल्कि उनका राजा और उनका मंत्री था, गुरु और चेले नहीं थे। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, पूरा शहर भ्रमित हो गया, पूरा शहर कन्फ्यूजन में हो गया। ऑल नाइट, सारी रात, दे मॉन्ट, उन्होंने शोक मनाया, यानी सारे लोग जो है रोने लगे, विलाप करने लगे। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और लोगों ने उस साम्राज्य के फ्यूचर के बारे में आपस में विचार विमर्श किया, भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया कि उनके राज्य का क्या होगा। सम पीपुल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों ने अचानक गुरु और चेले के बारे में सोचा। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और जब गुरु और चेले चुपचाप उस शहर से निकल करके जाने की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ लोग उनको पकड़ करके ले आए। बी पीपुल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर सेड समवन, उनमें से किसी व्यक्ति ने कहा कि उस गुरु और चेले से कहा कि हमें इस राज्य के लिए राजा और मंत्री की ज़रूरत है। अदर्स एग्रीड, दूसरे लोग भी उस व्यक्ति की बात से सहमत थे। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने जो है गुरु से और चेले से अपना राजा और मंत्री बनने का निवेदन किया। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स, ज़्यादा बहस नहीं हुई, टू परसुएड द डिसिपल, चेले को मनाने के लिए। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, आखिरकार अंत में उस मूर्ख राजा के साम्राज्य को चलाने के लिए अंत में वे सहमत हो गए। एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, यानी गुरु और चेले उस मूर्ख राजा और मंत्री के राज्य को चलाने के लिए इस बात पर अंत में सहमत हुए कि दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वे उन सारे के सारे पुराने नियमों को, कानूनों को बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद आगे, नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे,
यानी रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन बना दिया गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुड्डू, और एक डुड्डू में अब आप कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते थे। ये नहीं कि आप एक डुड्डू से 1 किलो घी भी ले लें, 1 किलो चावल लेना तो भी 1 डुड्डू लगेगा, घी लेना 1 किलो तो भी 1 डुड्डू लगेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, अब ये राज्य भी और दूसरे राज्यों जैसा ही बन गया। तो प्यारे बच्चों, कितना बेहद इंटरेस्टिंग ये पार्ट था। आपने देखा कि किस तरह एक पुलिस किंग और उसकी पुलिस मिनिस्टर ने जो है अपने राज्य में किस तरह इनजस्टिस वहाँ पर फैला रखा था, और किस तरह आखिरकार गुरु और चेले ने अपनी बुद्धिमानी से उन बेवकूफ़ राजा और मिनिस्टर को मृत्युदंड दिलवाया और उनकी जगह वो राजा और मंत्री बन गए, और दोबारा से वो राज्य भी एक अच्छा राज्य दूसरे राज्यों जैसा बन गया था। यानी अब वो अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं रहा। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अब ऐसा वो नहीं रहा। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।